नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय बड़े दिलचस्प मोड़ पर है लोकसभा चुनाव। लगातार मुद्दों को लेकर वार और पलटवार हो रहा है। राहुल गांधी खोज कर बड़ी मुश्किल से कोई मुद्दा लेकर आते हैं और उनको लगता है कि उनका ये यूरेका मोमेंट है और इस मुद्दे पर वो नरेंद्र मोदी को धोबी पाट दे देंगे, पछाड़ देंगे। और वो जिस आक्रामकता से बोलते हैं उससे लगता है कि बस इस मुद्दे का पूरे देश में पूरा असर हो गया है, नीचे तक मुद्दा चला गया है और इस मुद्दे की गूंज जनता के बीच से सुनाई देने लगी। इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी। लेकिन जैसे ही इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं, पता चलता है कि पूरे मुद्दे की हवा निकल गई। कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल, उसके मतलब जो सहयोगी दल हैं, और राहुल गांधी, ये तीनों ने मिलकर जो है ये कोशिश की कि आरक्षण के मुद्दे को 400 पार के मुद्दे से जोड़ दिया जाए। बड़ा तेज प्रचार हुआ कि आखिर 400 पार क्यों चाहिए। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, इसका मतलब वो संविधान बदलना चाहती है। और राहुल गांधी इससे एक और स्टेप आगे गए। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है, आरक्षण की व्यवस्था खत्म करना चाहती है। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। अब इसका कोई आधार नहीं है राहुल गांधी के पास, सिवाय उसी तरह से जैसे वो राफेल पर चौकीदार चोर है का नारा लगवा रहे थे, ये उनका नारा उसी तरह से है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या जितने वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, किसी ने ऐसी कोई बात कभी नहीं कही। लेकिन राहुल गांधी, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा कि एक झूठ को उनको लगता है कि बार बार बोलते रहें, तो दरअसल वो खुद विश्वास करने लगते हैं कि यही सही है और उनको लगता है कि मेरे साथ साथ बाकी लोग भी विश्वास करने लगेंगे कि सच्चाई यही है। जब तक बीजेपी इसका सीधे आक्रामक रूप से जवाब नहीं दे रही थी, तब तक लग रहा था कि राहुल गांधी का मुद्दा चल गया है और उनके मुद्दे का असर होना शुरू हो गया है और बीजेपी डिफेंसिव हो गई है। बीजेपी 400 पार का नारा उसने लगाना जो है कम कर दिया, तो उससे कन्फर्मेशन माना गया कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से अब डर गई है और कांग्रेस पार्टी को एक बढ़त मिल गई है। उसको आखिर जिस विमर्श की तलाश थी, जिस एक नेशनल नैरेटिव की तलाश थी, जो उसे जातीय जनगणना के मोर्चे पर नहीं मिला, दूसरे मुद्दों पर नहीं मिला, अडानी अंबानी पर नहीं मिला, उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर नहीं मिला, वो उसे एडवांटेज जो है इस मुद्दे पर मिल जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग शुरू की और पता चला कि राहुल गांधी के लिए अब इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने 3 चुनौतियां राहुल गांधी के सामने रखी। उन्होंने कहा कि आप जो है ये लिख कर दीजिए, कांग्रेस पार्टी ये लिख कर दे कि जिस तरह से कर्नाटक में किया है कि मुस्लिम आरक्षण देने के लिए सारे मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया और ओबीसी में शामिल करके ओबीसी का 4% कोटा काट के मुसलमानों को दे दिया। तो उन्होंने पहली चुनौती दी कि आप ये लिख कर दीजिए कि आप ओबीसी और दलितों का आरक्षण का कोटा काटकर मुसलमानों को नहीं देंगे। दूसरी चुनौती उन्होंने दी कि आप इस बात को लिख कर दीजिए कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, जिसकी कोशिश आप लगातार करते रहे। आपने आंध्र प्रदेश में कोशिश की, आपने मतलब आपकी सहयोगी पार्टी ने तमिलनाडु में कोशिश की, आपकी सहयोगी पार्टी ने जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के तब कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट से हर बार मना किया गया, रिजेक्ट किया गया इस प्रपोजल को। 1992 में, और पीछे जा रहा हूँ, 1992 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ साफ कहा कि न तो ये एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है, और न ही ये डिज़ायरेबल है, यानी न ही इसकी ज़रूरत है। दोनों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण
नहीं दिया जा सकता। जो संवैधानिक व्यवस्था है ये तभी बदल सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी इस व्यवस्था को बदलना चाहती है तो उसे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान में संशोधन की, संविधान बदलने की ज़रूरत किसे है? कांग्रेस पार्टी को अपना एजेंडा पूरा करने के लिए। मुस्लिम तुष्टीकरण का जो एजेंडा है उसको लगता है कि मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम समाज को अपना कैप्टिव वोट बैंक अगर बना ले तो हमारे लिए राह आसान हो जाएगी, कांग्रेस का रिवाइवल आसान हो जाएगा। इसलिए छटपटाते हुए कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीकों से कोशिश कर रही है मुसलमानों को आरक्षण देने का। कर्नाटक का अभी मैंने उदाहरण दिया, किस तरह से सारे मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया गया और उनको कोटा दिया गया, तो रिजर्वेशन दिया गया। तो रिजर्वेशन कहाँ से दिया गया? तो पिछड़ों का रिजर्वेशन का जो कोटा है उसमें से 4% काट कर दिया गया। तो ये आरोप जो भारतीय जनता पार्टी का है वो केवल ज़बानी जमा खर्च नहीं है, केवल अनुमान के आधार पर नहीं है। जो काम कर चुकी है पार्टी उसके आधार पर तमिलनाडु में डीएमके की सरकार कर चुकी है करुणानिधि के समय से। दो चीज़ें हैं, एक अलग अलग कमीशंस की, आयोगों की रिकमेंडेशन है मुसलमानों में जो पिछड़ी जातियां हैं उनको पिछड़ी जाति का जो आरक्षण है उसमें शामिल किया जाए, और उसमें कई राज्यों ने दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो चालाकी की कि सारे मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया, और सारे मुसलमानों को जब आपने ओबीसी में शामिल कर दिया तो आपने एक तरह से धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। एक तरह से क्या, सीधा सीधा धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए। और नुकसान किसका हुआ? पिछड़ी और दलित जातियों का, यानी हिंदुओं का। तो ये जो एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम तुष्टीकरण का, ये इसके पीछे दूसरी जो रणनीति छिपी हुई है वो हिंदू विरोध की राजनीति है, हिंदुओं के अधिकार को कम करना। और इसके लिए मैंने एक वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताई थी, किस किस तरह के कानून बनाए कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, किस किस तरह के निर्णय लिए, उन सब की बात दोहराऊंगा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने तीसरी जो चुनौती दी है, कहा कि जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जहां कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथी दलों की सरकार है, वहाँ के लिए आप लिख कर दीजिए, अपने सहयोगियों से कहिए कि वो लिख कर दें कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, और पिछड़ों और दलितों का जो आरक्षण का कोटा है उस पर डाका नहीं डालेंगे। ये तीन चुनौतियां जो है राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी की ओर से या दूसरे विपक्षी दलों की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया है। तो जो कार्ड खेलना चाहते थे, जिसको मास्टर कार्ड की तरह खेलने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी, उस ट्रैप को, जो जाल बिछा रहे थे जिसमें बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वो ट्रैप उलट गया है। अब राहुल गांधी उसमें फंस गए हैं, और राहुल गांधी उसमें फंसे हैं तो किस रूप में दिखाई दे रहे हैं कि वो पिछड़ों और दलितों के आरक्षण का कोटा कम करना चाहते हैं। उनके अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार उन्हें इस संविधान से मिला है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला है, उसमें कटौती करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले कि कोई इस बात को उठाए, उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, ताकि ध्यान लोगों का उधर चला जाए। तो ये जो कोशिश थी, ये जो चालाकी की कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की, वो उनके काम नहीं आई। जिस तरह से प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से इस मुद्दे को उन्होंने आक्रामक रूप से उठाया है और चुनौती दी है कांग्रेस पार्टी को, उससे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि अब ये मुद्दा जो है, ये भी दूसरे मुद्दों की तरह जो है 2-4 दिन में अगले ख़त्म हो जाएगा। कांग्रेस के पास जो है इस पर बोलने के लिए ज़्यादा कुछ रह नहीं जाएगा, और बोलने के लिए हो भी, मान लीजिए बोले भी, तो उसका असर नहीं होगा, उसका प्रभाव नहीं होगा। उस भुलावे में, जिस चक्कर में फंसाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी को, उस चक्कर में फंसाने से वो चूक गए, वो उनकी चाल कामयाब नहीं हुई। इस तरह की कोशिशें, इस तरह के मास्टर कार्ड बनाकर चलने की कोशिश
कांग्रेस बार बार करती रही है। पंजाब के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से दलित मुख्यमंत्री बनाकर ये इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश हुई कि पूरे देश का दलित समाज अब कांग्रेस के साथ आ जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी को जो है मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? जिस पंजाब सूबे में दलितों की आबादी 32% है, वहाँ से कांग्रेस का सफाया हो गया। तो इस तरह के मुद्दे, अगर आप इस तरह के इशू उठाते हैं, इस तरह के इशू पर बात करते हैं, अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, नीतियां बताने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली बात होती है कि आपकी बात की विश्वसनीयता कितनी है। तो कांग्रेस जितनी बार, राहुल गांधी जितनी बार इस तरह की बात करते हैं, दरअसल उनके विरुद्ध सबसे ज़्यादा उनके व्यक्तित्व की, उनका जो राजनीतिक कद है, उसकी जो विश्वसनीयता है वो आड़े आ जाती है। लोगों को उनकी बात पर भरोसा नहीं है, लोगों को कांग्रेस की बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को लोगों ने 55 साल सत्ता में देखा है। एक ऐसी पार्टी अगर ये बात बोलती जो कभी सत्ता में न रही हो, तो शायद लोग मानने को तैयार हो जाते। लेकिन जो पार्टी देश में 55 साल आज़ादी के बाद से सत्ता में रही हो, वो अगर इस तरह की बात बोलती है कि हम ऐसा करेंगे, तो कोई मानने को तैयार नहीं होता। मन में सवाल उठता है कि भाई 55 साल क्यों नहीं किया? 55 साल का समय आपको मिला, तब आपने क्यों नहीं किया? और आरक्षण के मुद्दे पर, और ख़ास तौर से पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर, कांग्रेस पार्टी हमेशा कटघरे में रही है और इस समय भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। उसकी एक ही वजह है कि उस मुद्दे पर कांग्रेस में कन्विक्शन नहीं है। वो एक स्ट्रेटजी के नाते इसकी बात करती है, और वो स्ट्रेटजी उसकी जो है वो शायद कह रहा हूँ कुछ हद तक कामयाब होती अगर नीतीश कुमार उस गठबंधन में बने रहते। नीतीश कुमार के निकलने के बाद उस गठबंधन की जो ये रणनीति है, स्ट्रेटजी है, उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई कि एक पिछड़े वर्ग के नेता को आप कोई अधिकार देने को, कोई पद देने को तैयार नहीं हुए। उनको गठबंधन का कन्वीनर, संयोजक तक बनाने को तैयार नहीं हुए। तो क्या ये कहा जाए कि वो पिछड़ा वर्ग से आते थे इसलिए आपने नहीं बनाया? तो एक तरफ ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग से आते हैं, एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है कि आपने उनको कन्वीनर नहीं बनाया। दूसरी तरफ आपका झूठ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न्योता नहीं दिया गया क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है, और ये बात बिल्कुल झूठ पाई गई। राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास जो है, उसने तुरंत इस बात का खंडन किया कि राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया था और वो अब आने वाली हैं। तो कुल मिलाकर झूठ के आधार पर अगर आप नैरेटिव खड़ा करना चाहेंगे इतने गंभीर विषयों पर, तो जो बात आप आगे सही भी बोलने वाले हैं या बोलेंगे, उस पर भी लोगों को भरोसा नहीं होगा। उसके बारे में भी लोगों के मन में शंका उठेगी कि पिछली बार जो कहा था वो तो गलत कहा था, इस बार सही कह रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? तो सामने सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी के सामने है कि उनकी बात की विश्वसनीयता नहीं है। तो ये आरक्षण का मुद्दा उनको लग रहा था कि बहुत बड़ा हथियार हाथ में लग गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। वो हथियार अब उन्हीं के गले की फांस बन गया है। अब उनसे जो है मोदी रोज़ सवाल पूछेंगे, कहेंगे कि आप इन 3 चुनौतियों का जवाब दीजिए, लिखकर जवाब दीजिए। मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी इसका जवाब दे पाएंगे। तो जाहिर है कि अब वो किसी नए मुद्दे की तलाश में जुट जाएंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।